जय हिंद। आज हम लोग लेकर आए सबसे पहला वीडियो क्लास 10th यानी कि वर्ग 10वां के लिए। वर्ग 10th के लिए जो है वो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का लेकर। पहला चैप्टर हिस्ट्री में क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद लिखा है, यहाँ का देखेंगे राष्ट्रवाद पहला चैप्टर में, तो वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। भारत का नहीं है, यूरोप का है ये। अगले चैप्टर में जो तीसरे चैप्टर में चौथे चैप्टर में हम लोग देखेंगे यूरोप में भारत में राष्ट्रवाद, लेकिन अभी देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद लिखा हुआ है, हम ये तो देख रहे हैं यूरोप। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है, महादेश, वो पूरे एक महादेश में राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे। तो यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद कहते किसको है? पहला तो ये आएगा, हम तो बताते हैं यूरोप क्या है, एक महादेश है। उस महादेश के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। इटली आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, रूस आता है, यूक्रेन रूस आता है, और ऑस्ट्रिया आता है, प्रसा आता है। ये सारा चीज़ क्या है? यूरोप में आता है। तो उसी यूरोप के अंतर्गत राष्ट्रवाद देखेंगे। तो इस राष्ट्रवाद कहते किसको, अब ये देखते हैं। पहले यूरोप तो देख लिए, अब देखिए राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? राष्ट्रवाद का मतलब होता है, वो होता है राष्ट्रवाद चेतना का उदय। राष्ट्रवाद चेतना का उदय। अब ये राष्ट्रवाद चेतना का उदय क्या होता है? देखिए, इसका होता है मतलब ऐसी राष्ट्रीय चेतना, एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना, ध्यान से सुनेगा और कॉपी कलम लेके लिखिएगा। एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना जिसमें क्या हो, एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें सामाजिक, एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें सामाजिक, एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना का उदय जिसमें सामाजिक, आर्थिक, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्या, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्या क्या बताएं? ऐसी भावना जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकीकरण का आभास हो। एकीकरण का आभास हो, उसको क्या कहते हैं? आभास हो, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में देखेंगे क्या क्या देखेंगे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना का जिसमें आभास होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रवाद तो कहते हैं किसको, ये देख लिए। अब इसी राष्ट्रवाद में हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद शुरुआत कब से हुआ। कोई भी चीज होता है तो शुरुआत होता है, यही है कि राष्ट्रवाद देख ली किसको कहते हैं। अब शुरुआत कैसे हुआ? तो देखिए, शुरुआत तो हम ऐसे तो मुख्यतः मानता है कि पुनर्जागरण से शुरुआत हुआ, और सही भी बात है। हम इसके बारे में साक्ष्य तर्क देंगे कि कैसे शुरुआत हुआ था। तो देखिए, पुनर्जागरण किसे कहते, कहाँ शुरुआत होता? राष्ट्रवाद की शुरुआत पुनर्जागरण से हुआ। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? आप सबको मतलब होगा, पता होगा कि पुनर्जागरण का मतलब पुनः जागना, यानी फिर से जागना। क्या पहले सोया हुआ था जो जग गया? नहीं, पहले भी जगा हुआ था। अब इस जागने का मतलब ये है कि धार्मिक क्षेत्र में युद्ध या फिर सांस्कृतिक या व धार्मिक, देखिए सुनिए, ऐसे जगना जो धार्मिक व संस्कृति के क्षेत्र में विकास, आंदोलन, युद्ध आदि चीजों से जब अपना परिवेश करता है, उसी को क्या बोलता है? पुनर्जागरण। सही सुनिए फिर से। देखिए, पुनर्जागरण ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कि 15वीं शताब्दी में यूरोप के इटली नामक जगह से शुरुआत, यूरोप के इटली नामक जगह से शुरू हुआ था। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे। 15वीं शताब्दी में यूरोप के इटली नामक जगह से जो आंदोलन हुआ था उसे पुनर्जागरण बोला गया। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन हम इसे थोड़ा सा हट के बताते हैं आपको। देखिए, पुनर्जागरण में क्या था कि 14वीं से 17वीं
14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच, कब से 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जो आंदोलन हुआ था, वो कौन सा आंदोलन था? सांस्कृतिक व धार्मिक आंदोलन, युद्ध, या फिर धार्मिक या सांस्कृतिक विकास, या आंदोलन, या युद्ध जो हुआ था उसे क्या बोला गया? पुनर्जागरण बोला गया। तो अब इसमें कैसे हुआ था तो देखते हैं कि हम देखेंगे 1453 ईसा पूर्व में, 1453 ईसा पूर्व में कुस्तुनतुनिया नाम का एक जगह था। उस पे क्या था कि तुर्की ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर आधिपत्य जमा लिया 1453 में। अब जैसे ही आधिपत्य जमाया तो यहाँ पर जो रहने वाले निवासी थे, यहाँ पर जो पहले रहने वाले निवासी थे, ये ज्ञान और विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। ज्ञान और विज्ञान का केंद्र होने के कारण इससे ये बहुत ज़्यादा सबकी नज़रों में आते, और इनके रास्तों से होकर इनके जो देश थे कुस्तुनतुनिया, वहीं से होकर मार्ग जाता था जो व्यापार होता था। जहाँ से व्यापार और वाणिज्य देखा जाए तो यहाँ से व्यापार होता था। उसमें व्यापार वाणिज्य का जो प्रभाव डालती है हर जगह, हर देश में, यहीं से शुरुआत होता था व्यापार और वाणिज्य का। तो वही देखेंगे कि तुर्की का नज़र इस पे था, इसको जीता। और जो विज्ञान के क्षेत्र में जितने लोग थे आगे जो हो रहे थे, वो सब क्या था, अपना जान बचाने के लिए कुस्तुनतुनिया से भाग के यूरोप चले गए थे। कुस्तुनतुनिया से भाग के कहाँ गए थे? यूरोप। अब मान लीजिए आपको हम पूछते हैं आपसे, यदि मान लीजिए आपका घर अभी कहीं है, वहाँ से तोड़ के आपको बोला दिया जाए कि दूसरी जगह जाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ से घर हटाइएगा दूसरी जगह जाने के लिए, तो वहाँ फिर घर बनाना पड़ेगा ना। तो घर बनाएंगे तो उसके लिए घर के लिए पैसा चाहिए, ज़मीन चाहिए, और उतना टाइम बर्बाद होगा, समय बर्बादी हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि जहाँ रह रहे वहाँ पर रहेंगे तो और ज़्यादा आगे जाएंगे। इसी सोच के लिए उन्होंने वहाँ के जितने भी ज्ञानी लोग थे जो वहाँ पर रहते थे, ज्ञान विज्ञान में क्षेत्र में था आगे कुस्तुनतुनिया, तो उन सब के पास बहुत सारा ज्ञान होगा। तो वो सब जो ज्ञानी लोग थे, जितने भी ज्ञानी लोग थे, सब यूरोप में जाके बस गए। और जब बसे तो वहाँ सोचने लगे कि ये क्या, यदि हम एक जगह बसते तो और ज़्यादा प्रगति करते हैं। तो वहाँ जाके इन्होंने बताया कि अब राष्ट्र को रहना चाहिए कोई एक जगह कोई एक क्षेत्र में रह के हमें रहना है, उस परिवेश को आगे बढ़ाते हुए जाना है। तो वही राष्ट्रवाद का उदय यहीं से शुरुआत हुआ। शुरुआत यहीं से, जिस तरह से एक कछुआ जब धीरे धीरे चलता है, ये कछुए की चाल में चला था, इतना स्लो चला था कि 200 साल में उतना ज़्यादा कोई असर ही नहीं हुआ, राष्ट्रवाद का कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर आता है एक फ्रांसीसी की क्रांति, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। फ्रांसीसी की क्रांति, ये थोड़ा सा उसमें स्पीड लाया। फ्रांसीसी की क्रांति स्पीड लाया, यानी कि कछुए की चाल से खरगोश की चाल पे आ गया। अब आगे बढ़ाने लगे सारे चीज़ को। तो फ्रांसीसी क्रांति कहाँ से आया था? फ्रांसीसी क्रांति किसको कहते हैं, थोड़ा सा बारे में बताते हैं। फ्रांसीसी क्रांति देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर फ्रांस के जो राजा थे वो थे लुई 16, सिर्फ 16 लिख देते हैं, लुई 16 थे यहाँ के राजा। इनके बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताते हैं। लुई 16 यहाँ के राजा थे। लुई 16 क्या कर रहे थे कि अपना राजा, ये एक अयोग्य शासक थे, फिजूल खर्ची शासक थे, और इन्होंने अपने दरबार में ऐसे कर्मचारी रखे थे जिनका कोई काम भी नहीं था, लेकिन उन पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे। उनके जितना भी आय होता था उसका 9% ऐसे ही अधिकारियों पे खपत हो जाता था, खर्च हो जाता था। और इतना ही नहीं, इनकी जो पत्नी थी मैरी, वो भी अब खर्च करने में बहुत ज़्यादा आगे थी। अपने देश को नहीं देखे, अपनी खर्च, अपनी पर्सनैलिटी, अपने ही हर चीज़ पे देखने में तुली रहती थी, देश को नहीं। ये क्या देख रहे हैं कि ये सब कोई अयोग्य था, इनके लिए कोई लायक ही नहीं था। फिर क्या था, एक समय ऐसा आता है जब फ्रांसीसी के जो राजा थे लुई 16, उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य में एक अधिवेशन के नाम पे अधिवेशन लगाए, अधिवेशन बुलाए। उसमें क्या था कि 3 स्टेट, फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ के जो नागरिक थे वो 3 स्टेट में बटे हुए,
प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम स्टेट से 300 नागरिक गए, द्वितीय स्टेट से 300 नागरिक गए और तृतीय स्टेट से 600 नागरिक गए उसमें भाग लेने के लिए। और जब भाग लेने के लिए गए तो क्या था कि वहाँ पर जाकर तृतीय स्टेट के जो लोग थे उन्होंने बोले थे कि संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। लुईस संवैधानिक राजतंत्र, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने नाकार दिया। लुईस 16 बोले थे नहीं रहेगा यहाँ। इसी गुस्सा में होके 600 जो तृतीय स्टेट के जो जनता थे वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि मांग था तृतीय स्टेट का ही लोग का, तो वहाँ से निकल गए। जब निकल गए तो चले गए, जब चले गए तो फिर कुछ समय पे बाद फिर से अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें वो सारे आए तृतीय स्टेट के लोग। तो वहाँ पर देखा गया कि पहरेदार लगा हुआ था। तो जब पहरेदार लगा हुआ था तो उस जगह को छोड़ के ये चले गए टेनिस कोर्ट में जाके सब बैठ गए और वहाँ पर जाके प्रण लिए कि जब तक यहाँ पर संविधान का निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम, संविधान लागू जब तक नहीं हुआ तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ जनता ऐसे थे जो क्या कर रहे थे कि वहाँ के राजा के डर से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, आगे नहीं जा रहे थे। इसीलिए क्या किए, तो वहाँ पर एक अफवाह फैला दिया गया कि राजा कुछ नहीं बोलेंगे, आप सब यहाँ पे आइए और इसमें भाग लीजिए। और जो वहाँ पर भाग लिया गया, संविधान बनाया गया। तो उस जो संविधान बनाया तो उसको नेशनल असेंबली कहा गया। उसको क्या बोला गया था, नेशनल असेंबली। उसका संविधान बनाने के बाद वहाँ पर संविधान लागू किया गया और संविधान लागू किया गया। नाम मात्र के राजा थे और संवैधानिक अनुसार यानी सब पूरा काम जो कर रहे थे वो नेशनल असेंबली कर रहे थे। यही था यहाँ का कहानी। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि जब नेशनल असेंबली क्या किए, अपना गलती कि उन्होंने युद्ध में भाग ले ली। युद्ध में यानी ऑस्ट्रिया, उस समय सेवाय और ऑस्ट्रिया और प्रसा, इस तीनों को उन्होंने क्या किया, युद्ध करने के लिए भेज दिया। अब युद्ध करने लगे। अब युद्ध में जब भाग ले तो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे वो असमंजस में थे, हम किधर से लड़े। अब मान लीजिए वो अपने देश में लड़ रहे हैं और फिर वो बाहर जाकर लड़ेंगे तो कैसे होगा। यही था राष्ट्रीय भावना का, यहीं से बहुत ज़्यादा जागृत हुआ। यही था राष्ट्रीय भावना के यहाँ जागृत करना। ये फ्रांसीसी का कारण भी देखिए। उसके बाद आता है एक नेपोलियन। उसके बाद एक आता है नेपोलियन। नेपोलियन क्या करता है, इन्होंने राष्ट्रवाद का नींव रखे थे। नेपोलियन क्या कहते, राष्ट्रवाद की नींव रखे थे। नींव मतलब उसकी उजागर करना शुरू किए थे नेपोलियन। अब नेपोलियन जब उजागर करना शुरू किए थे तो उसके बाद क्या हुआ था, नेपोलियन का जैसे ही अंत होता है, तो जैसे ही नेपोलियन का अंत हुआ, इस सारे जीते हुए राज्य क्या था, ये सब एक साथ मिले और फिर एक साथ मिलने के बाद सारा बंटवारा। जैसे एग्जाम्पल अभी समझाते, नेपोलियन पहले शासक था, अब जो जीता इस नेपोलियन को हरा दिया। अब हम मान लेते हैं, आप सब क्या करिएगा देखिएगा, जब जीतता है कोई, अब कोई एक टीम से गया क्रिकेट खेलने, अब क्रिकेट में पैसा लगाया, तो पैसा जब लगाता है तो जितना भी उसका प्लेयर होता है ना, सब क्या करता है, जीतने वाले से जो हारता जो उससे पैसा लेने के बाद सब पार्टी करता है। तो इन्होंने क्या किया कि पार्टी करना शुरू किए। जब पार्टी की, जस्ट पार्टी मतलब ये सब बुलाया, एक सम्मेलन बुलाए थे, लेकिन हम ऐसे बस समझाने के लिए आप लोग को बताते हैं कि उन सब पार्टी करने आए। पार्टी करने जब आए तो वहाँ पे क्या किए कि इनका जितना भी भाग था सबको आसपास बंटवारा कर दिए कि आप ये टुकड़ा ले जाइए, आप वो टुकड़ा ले जाइए, आप इधर से ले जाइए। और कुछ रियासत थी, देसी रियासत थी, रख दिए। तब क्या था कि इनके जो फ्रांस, इनका देश था फ्रांस, और जो जीतने वाले थे वो था ब्रिटेन। उसमें जो भाग लिए थे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस जैसे शक्तिशालियों ने,
रूस जैसे शक्तिशालियों ने इसमें भाग लिए थे। और इसमें भाग लेने के बाद यहाँ पर एक सम्मेलन चला था, जो हम बताए थे कि पार्टी में जब गया था उस सम्मेलन सब था। उस सम्मेलन का नाम रखा था वियना सम्मेलन। नाम नहीं रखा था, जगह का नाम था वियना। ऑस्ट्रिया के वियना में ये हुआ था। और इसका जो प्रमुख बने थे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, जिसका नाम मेटरनिक था। मेटरनिक, इसका नाम क्या था? मेटरनिक। इन्होंने क्या किया कि फ्रांस के जितने भी जगह थे, जैसे आप फ्रांस के जगहों पर इन्होंने क्या किया, बंटवारा करना शुरू किए। तो बंटवारा में करना, जितना मान लीजिए कि जो जगह था फ्रांस का वो सारा, तो सिसिली और उसके बाद जगह देखिए सिसिली और नेपल्स, सिसिली और नेपल्स का जो जगह था उन्होंने क्या, बुर्बो वंश की ओर बुर्बो वंश को दे दिया गया। बुर्बो वंश के जो था फर्डिनेंड, बुर्बो वंश के जो राजा थे फर्डिनेंड, उनको दे दिया गया। उसके बाद रोम को जो था, रोम और उसके आसपास के एरिया, रोम और उसके आसपास का एरिया जो था वो पोप को दे दिया गया। पोप एक राजा था, उनको दे दिया गया। अब देखिए ये सारा जो था ये सब फ्रांस का एरिया है, ये सब फ्रांस का एरिया है। जो अभी बताने वाले दो बचा, सिसिली और नेपल्स जो था बुर्बो वंश को दे दिया गया, और रोम जो था, रोम और उसके आसपास ये पोप को दे दिया। जैसे मान लीजिए आप सब दोस्त जब खाना खाते होंगे तो पिज्जा को मान लीजिए 4 भाग की, और सबको नज़र रहेगा कि उसको दे रहा है, उसको हो सकता है ज़्यादा दिया किसको कम दे दिया, उसी तरह सबको बांट रहा था ना। अब इसका तुम पता नहीं था किसको ज़्यादा किसको कम जा रहा है, अपन जिसको जा रहा है सर देते जा रहा है, लेते जाओ सब, हाँ अपना अपना हिस्सा। अब क्या था, ये सिर्फ दे दिया। फिर लोम्बार्डी और वेनेशिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया लोम्बार्डी और वेनेशिया पर जो था वो ऑस्ट्रिया का शासन आ गया। ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रिया खुद अपना शासन किस पे रख लिया, लोम्बार्डी और वेनेशिया पर अपना शासन रख लिया ऑस्ट्रिया। उसके बाद बचा था परमा मेडेना और और इसी का भाग था एक दूसरा, परमा मेडेना और टस्करी, टस्करी, इसका भाग, ये भाग जो था ये दे दिया गया था पिडमाउंट को, ये दे दिया था हेब्सबर्ग शासक को, राजा को दे दिया गया ये वाला। उसके बाद जेनेवा और सार्डिनिया क्या क्या था, ये ने पिडमाउंट को दे दिया, पिडमाउंट को दे दिया गया, इसने दे दिए थे। उसके बाद जो बचा था 39 को देसी रियासत बना दिया था, 39 देसी रियासत बना दिया, रियासत। अब ये जो 39 जो रियासत बच गया था, इस पर क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से यानी बिना देखा दिखाए अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का ही शासन था, अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर इतना समझ में आया। यहाँ पर क्या था कि सबको बांट दिया, और बांटने के बाद खुद अपना पास रखे खुद, और कुछ अपने उसके जो सहपाठीगण थे, जैसे यहाँ पर रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, सब में बांट दिया गया। बांटने के बाद यहाँ पर सब चीज़ बांटने के बाद हम देखेंगे कि अब यहाँ से शुरू होता है राष्ट्रवाद। हम बांट दिए सारे को बांटने के बाद राष्ट्रवाद शुरुआत कब हुआ, शुरुआत के बाद देखिए तो नेपोलियन आया, नेपोलियन को हरा के, जो हराने वाले जो थे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस जैसे जो शक्तिशाली थे यूरोप में, उन्होंने हराया। नेपोलियन को हराने के बाद जो उसका जगह था उन्होंने सबके आपस में बंटवारा कर लिया। अब सबको एक एक हिस्सा दे दिए। हिस्सा देने के बाद फिर जब यहाँ से चला था, अभी हम एक बताए थे, ये
क्या बताए थे कि यहाँ पर पुनर्जागरण में 1453 ईस्वी में यहाँ पर क्या था, ज्ञान विज्ञान का बहुत सारा यहाँ पर आगे बढ़ा था। तो इसी समय क्या था कि यहाँ पर मानवतावाद का जो पिता कहा था पेट्रॉक का मानवतावाद का जनक कहा जाता है। ये वहीं कुस्तुनतुनिया के रहने वाले थे पेट्रॉक। लेखन के कारण इनको मानवतावाद का पिता कहा जाता है। मानवतावाद का पिता कहा जाता है पेट्रॉक को। ये वहीं से शुरुआत हुआ। इतना सारा समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार लिखने खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। इतना सारा बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे। इतना के लिए जय हिंद।